हेलो बच्चों, एग्जाम मंथन के फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अभी हम क्लास 11 का जो 4th यूनिट है वर्क, पावर एंड एनर्जी वो स्टार्ट किए हैं। इसके पहले प्रीवियस वीडियो में हमने वर्क के बारे में पढ़ा है ना, वर्क को समझा, वर्क के बारे में जाना कि वर्क जो है कैसे होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। उसका डायमेंशन फार्मूला भी देखा हमने, ml/t-2, ठीक है। एक बार उसको देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। वर्क, ठीक है, आपको याद रखनी है पहले वर्क के बारे में, ठीक है। जो वर्क है ना, तो इसका हमने फॉर्मूला देखा था, वर्क इज इक्वल्स टू F.S, ये लिखते थे है ना। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्केलर। तो इसी कारण से आपका वर्क जो हो जाएगा वो कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी, है ना। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स का क्या होता है, ml/t-2, ये होता है फोर्स का। और यहाँ पर S का क्या हो जाएगा, L। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, m का m, L इंटू L, L स्क्वायर और t-2। तो दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वर्क। तो ये हमने पहले देखा हुआ था। अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे एनर्जी के बारे में, ठीक है। ठीक है, तो एनर्जी के बारे में बात करते हैं। आप सबको पता है, आपने क्लास 9th में इसको पढ़ा भी है ना। क्या बोलते थे हम, द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यही बोलते थे, है ना। द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क is called energy, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी मीन्स होता है ऊर्जा, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। देखिए, इसका मतलब ये है कि जो भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, अगर वो वर्क करने में सक्षम है, अगर वो कार्य कर पा रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि उसमें कोई ना कोई एनर्जी तो होगा ही, ठीक है। कौन कौन सा एनर्जी होता है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में हम जानेंगे उसको। पर आपको ये समझना है कि कोई भी बॉडी कुछ भी काम करने के लिए अगर सक्षम है, अगर वो कुछ भी काम कर सकता है, इसका मतलब उस बॉडी में एनर्जी है, ठीक है। जैसे आप क्या बोल सकते हैं, जैसे हमने बात की है बुलेट का, आपने देखा होगा पिक्चरों में चलता है गोलियां, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम बुलेट फायर करते हैं, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी इतना रहता है, उसके कारण से जो उसमें एनर्जी रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, कोई भी मतलब दीवार में भी घुस जाता है ना, उसमें भी पेनिट्रेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका एनर्जी होता है, इसके कारण से वो क्या करता है, वहां पर वर्क करता है ना। तो ये आपको समझना है कि किसी भी चीज में वर्क करने के लिए, कोई भी अगर वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैन है, अगर वो क्या कर रहे हैं, वर्क करने में सक्षम है, तब हम बोलेंगे कि उसके पास एनर्जी है, ठीक है, दे पॉजेस एनर्जी, ठीक है। तो देखिए, अब एनर्जी तो है ना, तो उसको क्या कर रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे पानी है, पानी भरा हुआ है, आप उसमें गरम गरम चारकोल डाल दीजिए, है ना, कोयला डाल दीजिए या फिर चारकोल डाल दीजिए, तो आप देखोगे कि पानी जो है वो तुरंत भाप बन के क्या हो जाता है, बाहर उड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो पानी था उसके ऊपर आपने क्या किया, गरम गरम डाला, तो वहां पे क्या था, उसके पास हीट एनर्जी था। वो हीट एनर्जी जो है जब पानी में डाले तो पानी को उसने क्या कर दिया, भाप में कन्वर्ट कर दिया, स्टीम एनर्जी में, है ना। तो यही है कि एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरे जगह हम, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। पर आपको ये समझना पड़ेगा, द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, दैट मीन्स एवरी बॉडी विच कैन डू या फिर विच एन केपेबल ऑफ डूइंग वर्क
possesses a एनर्जी। ठीक है, जो भी बॉडी है जो काम करने में सक्षम है उसके पास एनर्जी होता ही है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। हम इसके नेचर के बारे में बात करते हैं। तो एनर्जी जो है, एनर्जी जो है वो कौन सा नेचर रखता है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। जैसे आपका वर्क जो है उसका एनर्जी, उसका यूनिट जो है वो जूल है, वैसे ही एनर्जी का भी यूनिट जो है वो क्या होता है? जूल। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका भी? जूल। आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये एनर्जी। इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो वही होगा जो आपका वर्क का है, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, कितना होगा? mL2T-2 लाइक दिस। ठीक है, तो कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज यूनिट ऑफ सेम एज अ वर्क विच इज जूल। डायमेंशन फॉर्मूला mL2T-2। ठीक है, आपको ये पोर्शन जो है वो याद रखना है अबाउट द एनर्जी। एनर्जी हमको ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कार्य करने में सक्षम है, अगर वो काम कर सकता है, तो उसके पास क्या होती है? ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। ठीक है, अब जब हम बात अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, है ना। हमारे पास बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, जैसे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात की है तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें हम देख लेते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो पहला है आपका, आपको पता है कौन कौन सा एनर्जी होता है। आप जितनी भी चीजें देखते हैं, जैसे बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, या फिर इसको काइनेटिक एनर्जी तो बाहर नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा, ये आएगा मैकेनिकल एनर्जी के अंदर आएगा, मैकेनिकल एनर्जी, है ना। दूसरा है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी, ठीक है, साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी। 5 है आपका न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। और भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं एनर्जी के, ठीक है, जिसमें हम यूज कर सकते हैं। 11th में आपको मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी मिलेगा, और साउंड एनर्जी भी पढ़ना है 11th में, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी जो है आपने पहले ही पढ़ा हुआ, और क्लास 12th में एक छोटा सा कैमियो है इसका, आपके बारे में, उसके बारे में पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी हमको पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी। तो आइए हम बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी का। तो ये सब अभी हटा देते हैं। देखिए, मैकेनिकल एनर्जी किसके कारण से आता है? जब कोई ऑब्जेक्ट जो हो, है ना, वो मोशन में है या रेस्ट में, जो भी है, पर अगर उसका शेप, साइज और पोजीशन और डायरेक्शन कोई भी अगर चेंज होता है, ठीक है ना, तो उसके कारण से जो एनर्जी बनता है दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फॉर्म ऑफ एनर्जी, सबसे पहला मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो ये बोलता है द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर काम करने में सक्षम है, हमने बात किया उसी के बारे में, तो उसके पास एनर्जी होगा, ठीक है। तो बोलेंगे द एनर्जी possessed by the body by virtue of
its position, ठीक है, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, और बोल सकते हैं एंड मोशन, ठीक है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन और एंड मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। देखिए, मैकेनिकल एनर्जी में दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, एक होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आपको ये समझना है मैकेनिकल एनर्जी ऐसे चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, कहीं पे रखा हुआ था, उठा के यहाँ ला के रख दिए, पोजीशन चेंज हो गया उसका, है ना। वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, आपने क्या किया, स्प्रिंग को पहले नॉर्मल था, उसको आपने दबा के क्या कर दिया, एकदम छोटा कर दिया, अब जैसे ही आप रिलीज करोगे तो स्प्रिंग अपना इफेक्ट दिखाएगा, तो वहां पर भी उसका हो गया। एंड मोशन की बात कर रहे हैं, कोई गाड़ी जो है बहुत स्पीड से जा रहा है और कोई गाड़ी जो है बहुत स्लो से जा रहा है, ठीक है। तो जो गाड़ी बहुत स्पीड से चल रहा है वो अगर किसी चीज को टक्कर मारेगा तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी था, क्यों, क्योंकि वो वेलोसिटी के साथ भाग रहा था, ठीक है। तो वहां पर भी एक एनर्जी आएगा, ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर कोई बॉडी का जो है मोशन, उसके मोशन के कारण, पोजीशन के कारण या कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो भी एनर्जी जो है वो होल्ड करके रखता है, उसको हम बोलते हैं आपका मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलेंगे, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड मोशन इन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी का टू टाइप्स, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स, ठीक है। पहले को बोला जाता है आपका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और दूसरे को बोला जाता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए और आपके नॉलेज के लिए, बहुत बेहतरीन, ठीक है। क्या क्या, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी याद रखेंगे। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसका फॉर्म है, मैकेनिकल एनर्जी का प्रकार है, उसकी क्या टाइप्स हैं, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक है। देखिए, मैकेनिकल एनर्जी का कोई अलग से यूनिट नहीं होता, जो यूनिट एनर्जी का है वही यूनिट आपका मैकेनिकल एनर्जी का रहेगा, कॉमन सेंस ही बात है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाइए, कभी कभी एग्जाम में पूछा था व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो आपने एनर्जी पढ़ा हुआ है, बच्चों को ध्यान नहीं आता है कि मैकेनिकल एनर्जी भी तो वही होता है, ठीक है। तो ऐसे होता है कभी कभी ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी किसको बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो देखिए, काइनेटिक मतलब होता है जो मोशन में हो, ठीक है। तो यहां पर बोलेंगे द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो मोशन कर रहा है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो मोशन कर रहा है तो उसमें एनर्जी जरूर होगा, ठीक है। क्या होगा, एनर्जी जरूर होगा। और अगर उसमें एनर्जी है ना, मतलब कोई भी बॉडी अगर मोशन कर रहा है, भाई मोशन कर रहा है मतलब वर्क हो रहा है, फोर्स लग रहा होगा किसी चीज का और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो मोशन हो रहा है मतलब वहां पर काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या बोलेंगे, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी जो होता है उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, और ये पहले भी पढ़ा जा चुका है तो इसको आपको याद होगा, दैट इज हाफ mv², ठीक है, ये हमको पता ही है। तो यहां पर क्या है, m जो है वो क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट,
ठीक है, और v जो है वो क्या है आपके लिए, ठीक है, मास am, v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी हमको पता चल गया, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन है उसमें एक एनर्जी होगा जिसको हम कौन सा एनर्जी बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², ठीक है। मास ऑफ द m जो है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और v जो है वो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहां पर, ठीक है, तो इसको डिराइव करने का एक आता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, डिड्यूस द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, हैविंग मास, ठीक है। तो उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, काम बन जाएगा आपको, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, काइनेटिक, किसको बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, चलो एक कार की बात करते हैं, ठीक है। एक कार है, ये कार, ठीक है, थोड़ा सा हिला हुआ है, विंटेज कार है। मान लेते हैं इसका मास m है और ये क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, जा रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी से वो चल रहा है, ठीक है। अब जब इसको हमने क्या किया, इसके ऊपर ब्रेक लगाया, ठीक है, ब्रेक लगाया, ठीक है, तो इसका जो एक तो ये v वेलोसिटी से जा रहा था तो इसका एक्सेलरेशन भी कितना था, a, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर जब ब्रेक लगाया तो ये क्या हो गया, रुक गया, ठीक है। तो इसका जो एक्सेलरेशन दिया है और आपका वो, ठीक है। तो देखिए v वेलोसिटी से जा रहा था, ठीक है, लेकिन जब वो रुका है ना, उसको रुकना है, हमने क्या लगाया, वहां पर ब्रेक लगाया, तो रोकेंगे तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सॉरी इसका इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं u, है ना, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v, ठीक है। तो अगर हम v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as ये वाला फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, तो यहां पर v² इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा हमको, u² प्लस 2gs, ऐसा, सॉरी g क्यों, 2as है ना, 2as। तो यहां पर a को मैं माइनस ले लूं क्योंकि वो कौन सा एक्सेलरेशन है, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है, पहले से जिस एक्सेलरेशन से जा रहा था उससे क्या कर रहा है, उसको माइनस कर दिए, मतलब वो रुकेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसका जो एक्सेलरेशन है वो निगेटिव हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका u से जा रहा था वो, है ना, तो हम मान लेते हैं कि वो u से जा रहा है, ठीक है। तो ये फाइनल तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू u² माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2as, ऐसे, ठीक है। तो u² इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2as, ठीक है, ये ऐसा है ना। तो u इज इक्वल्स टू कितना आएगा, अंडर रूट, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, u² ना लिख के यहाँ पर s की बात करें, अगर हम s की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, ये u²/2 है ना, इंटू a, ऐसा। काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन के बारे में बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, देखो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, चलो एक कार बना देते हैं, पर मेरा कार जो है वो एकदम सिंपल सा रहता है, ये लाइक दिस, ठीक है, ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे, ठीक है, जिसका मास कितना है, m है, और ये v वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। अब हम इस पे क्या किए, एक फोर्स लगाए F, ठीक है, ये ऐसा फोर्स, ठीक है, रिटार्डिंग फोर्स, जिसके कारण से ये क्या हो गया, रुक गया, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे तो लेट आपको लिखेंगे लेट
the mass of the car bm and moving with velocity ठीक है, कितना से जा रहा है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, अब इसको हमको रोकना है तो हमने क्या लगाया, रिटार्डिंग फोर्स। लेट फोर्स F is applied to stop it। ठीक है, stop it है ना, तो इसका जो एक्सीलरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिटार्डिंग। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे यहाँ पर तो आपका वर्क डन कितना होगा, नेगेटिव वर्क, हम उसको रोक रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई देखो, कार जो है जब चल रहा होगा तो आप उसमें जब ब्रेक लगाएंगे तो कुछ दूरी तक वो या तो स्किड करके जाएगा या तो ऐसे ही जाएगा। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ये हमारा वर्क हो गया, इक्वेशन 1 दे दी। जो बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इससे हमको क्या मिलता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो ये m इंटू ए, m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सीलरेशन क्या है, जो जिस एक्सीलरेशन से वो जा रहा है। ठीक है, तो अगर इसको यहाँ पे रख दें तो क्या मिलेगा, W इज इक्वल्स टू F, F की जगह पे ma और ये कितना हो जाएगा S, ये ऐसा। तीन इक्वेशन निकाल लिए हमने। ठीक है, ये ऐसे ms। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लगाना है जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ऐसा। ठीक है, तो आप देखिए वहां पर बोल रहा है कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि उसको रुकना है। तो ये वैल्यू जो हो गया आपका 0। ठीक है, माइनस u की जगह कितना था, वो v वेलोसिटी से जा रहा था, और ये कितना हो जाएगा 2as। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि आपका देखिए अगर आप उसको ऐसे फोर्स लगाते तो वो एक्सेलरेट होता, पर आप उसमें ब्रेकिंग लगा रहे हैं, ब्रेक फ्री फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए वो क्या हो जाएगा, डी एक्सेलरेट होगा। तो इसलिए ये क्या हो गया, माइनस में, तो ये माइनस से ये माइनस कट। ठीक है, तो यहां पर देखिए v स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आया, 2as। ठीक है, तो as इज इक्वल्स टू कितना हो गया, v स्क्वायर बाय 2। as की वैल्यू क्यों निकाले, क्योंकि यहां पर हमारे पास as है, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये जो है इक्वेशन 4, यहां से क्या कीजिए, इस as की वैल्यू को यहां लाके पुट कर दीजिए। तो w इज इक्वल्स टू m इंटू v स्क्वायर बाय 2। ठीक है, w इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर बाय 2, और इसी को ऐसे लिख सकते हैं 1/2 m v स्क्वायर, है ना, w इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। और हमको पता है वर्क इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वर्क, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी किसको बोले थे हमने, ठीक है, द एनर्जी पॉजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में देखिए फॉर्मूला क्या आया, 1/2 mv स्क्वायर, है ना, ये आया हाफ mv स्क्वायर। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और आपका वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी कौन सा ऑब्जेक्ट का होगा, मान लेते हैं कि दो बॉडी जो है ना, वो सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं ऐसे,
दो ऑब्जेक्ट जो है वो सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो किसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा? जिसका मास ज्यादा होगा, है ना। अब जिसका मास ज्यादा है उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। वैसे ही जब आप सोचेंगे कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक का मास बहुत ज्यादा है और एक का मास बहुत कम है, ठीक है, और दोनों जो है वो चल रहे हैं, ठीक है, तो भाई आप खुद सोचिए, इसको आप ऐसा सोच सकते हैं, एक पतला दुबला सा लड़का है आपके स्कूल में, ठीक है, और एक थोड़ा सा हट्टा कट्टा इस लड़का है, ठीक है, दोनों भागते हुए आ रहे हैं, ठीक है, तो आप खुद देखेंगे किसमें ज्यादा एनर्जी होगा? जिसका मास ज्यादा होगा। आप ट्रक और कार को देख सकते हैं, ट्रक उतने स्पीड से चल रहा है और चलो मान लेते हैं ट्रक जो है वो भी 40 की स्पीड से जा रहा है, कार भी 40 की स्पीड से जा रहा है, सामने एक दूसरा कार आ गया, ठीक है, तो जब कार जो है कार से टकराएगा तो उतना इफेक्ट नहीं दिखेगा क्योंकि 40 की ही स्पीड था, पर जब आप ट्रक से उसको धकेलोगे कार को तो देखिए कि वो कैसे एकदम दूर जाके गिर जाएगा, है ना। तो यहां पर यह समझ में आ रहा है कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। वैसे ही लेकिन एक किस केस में? जब वेलोसिटी जो है वो सेम हो, ठीक है, और अगर वेलोसिटी जो है किसी ऑब्जेक्ट का बहुत ज्यादा है या फिर कोई वेलोसिटी जो है किसी मतलब ये है कि वेलोसिटी को हम जितना बढ़ाते जाएंगे आपका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होते जाएगा? उतना ही बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका काइनेटिक एनर्जी का छोटा सा डेरिवेशन जो एग्जाम में पूछता है, ठीक है, ठीक है। आइए रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बारे में जानते हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसको केस के साथ पूछता है, अलग अलग केस के साथ, तो भी हम डिस्कस करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। आपको पता है कि मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है कोई जो m मास का है और v वेलोसिटी से क्या हो रहा है? ट्रेवल कर रहा है, तो इसका मोमेंटम कितना होगा? दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो अगर v इज इक्वल टू निकाले तो क्या हो जाएगा? p बाय m। इक्वेशन बोल दे दो इसको। हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बोलता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/2 m v स्क्वायर की जगह इसको रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? p स्क्वायर बाय m स्क्वायर, है ना। फिर ये m से काट दिए, ठीक है, तो ये किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी, ये ऐसा। तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2km, या फिर इसको 2m के लिख लो, 2m कैपिटल K T। तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √2mk। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो v वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा? p इज इक्वल टू √2mk, ठीक है। इसी के आधार पर दो केसेस हैं, उसके आधार पर हमको कुछ चीज़ों का रिजल्ट देखना है, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पहला केस जो है वो हमको ये बताता है कि व्हेन द टू बॉडीज हैव सेम मोमेंटम, ठीक है। पहला केस देखते हैं, केस 1। किसके रिलेटेड केस है ये रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम से रिलेटेड, ठीक है। ये आता है व्हेन two bodies have same momentum, when two bodies have same momentum, ठीक है। तो कैसे देखते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास दो बॉडी है, एक बॉडी है A और एक बॉडी है B, ठीक है। तो पहले बॉडी का जो मोमेंटम होगा उसको मान लिए कि वो PA है और दूसरे बॉडी का कितना है?
पी बी, ठीक है। पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, डायरेक्ट बना दिए हमने, ठीक है। बोला है कि सेम मोमेंटम है, तो पहले वाले का अगर ए है दूसरे वाले का बी है, दोनों बराबर कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2m a के ए हो जाएगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2mb के बी हो जाएगा, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि इसमें का जो मास है mb और ma, ठीक है, दोनों का मोमेंटम सेम है, लेकिन हमने माना हुआ है कि इसका जो मास है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये अंडर रूट से अंडर रूट तो कट जाएगा, तो कितना बचा, m a के a इज इक्वल्स टू m b के b, ये बचा। तो यहाँ से अगर हम के ए बाय के बी इज इक्वल्स टू m b बाय m a की बात करें, ठीक है, तो ये रिलेशन हमको मिलता है जब उनका मोमेंटम सेम हो, ठीक है। अब इस रिलेशन के आधार पर देखिए क्या निकलता है कंक्लूजन। यहाँ पर हमने बोला कि मास A इज लेस देन मास ऑफ बॉडी B, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा, और इसके कारण से क्या हो जाएगा आपका, के ए इज ग्रेटर देन के बी, ऐसे, ठीक है। तो ये हमको क्या बताता है, देखिए, मास ऑफ ए इज लेस देन मास ऑफ बी, मतलब दो ऑब्जेक्ट में से जो ए है वो हल्का है एज कंपेयर टू बी, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। इसका मतलब ये है कि व्हेन द टू बॉडीज हैव सेम मोमेंटम, ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइटर बॉडी will be more, ठीक है। किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगा, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा रहेगा, जिस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो कम है, ठीक है। ये हमको कौन बताता है, व्हेन द टू बॉडीज हैव सेम मोमेंटम। एक बार और अच्छे समझ लीजिए, मान ले कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, इसका मास ज़्यादा है इससे, ठीक है, दोनों जो है वो सेम मोमेंटम से ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब सेम मोमेंटम से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमको पूछ रहा है कि दोनों में काइनेटिक एनर्जी किसका ज़्यादा होगा। तो दोनों में काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने ये रिलेशन निकाला, तो यहाँ पर हमने देखा कि A इज इक्वल टू एम बी आया, मतलब इन्वर्स में आया, ठीक है। तो अगर आपका मास A की बात करते हैं तो इसका मास कम है, ठीक है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसका मास जो है वो ज़्यादा है तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, कम होगा। तो आपको याद रखना है, when the two bodies have same momentum the kinetic energy of the lighter body will be more than the heavier body, ठीक है। तो ये जो है हमारा पहला केस। वैसे ही हम जब बात करते हैं दूसरा केस में, दूसरा केस हमको ये बताता है, उसका कंडीशन ये बोलता है कि when the two bodies have same kinetic energy, ठीक है। सेकंड केस हमको क्या बोल रहा है, when the two bodies have same काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दोनों के लिए बोल रहे हैं तो हमको पता है कि पी ए इज इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट 2ma, और काइनेटिक एनर्जी दोनों में कॉमन है इसलिए ऐसे ले लिए। पी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2, ये हो जाएगा mb, और ये कितना हो जाएगा k, ठीक है। दोनों जो है बराबर होते हैं क्योंकि मोमेंटम, नहीं इसको ऐसे नहीं, बराबर मत करो, यहाँ पर बराबर नहीं बोला, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अगर हम देखें तो पी ए डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, पी बी, पी ए इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय पी बी। अब इसको देखो, ये रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर k से k कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, एम ए डिवाइडेड बाय एम बी होगा,
और हमको पता है कि मास ऑफ ए इज लेस देन मास ऑफ बी, देयरफॉर P ऑफ ए मतलब मोमेंटम ऑफ ए इज लेस देन मोमेंटम ऑफ बी, मोमेंटम ऑफ ए इज लेस देन मोमेंटम ऑफ बी। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला? When the two bodies have same kinetic energy, ठीक है, the lighter body have small momentum, क्या? स्मॉल मोमेंटम। ये दोनों केस आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। तो ये जो था वो पूरा काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। इसमें काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड एक टॉपिक और बचा है, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। वो हम अगले वीडियो में या फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।